राधिका अभी आधा घंटा पहले ऑफिस पहुंची थी और कल के सारे कामों का जायजा लेकर अपनी टीम को आज के टास्क सौंप रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया ही था कि उधर से विनय की चिल्लाने की आवाज आई, राधिका फौरन घर पहुंचो, माँ पापा अपना सामान पैक कर रहे हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उनका दिल ना दुखाया करो, लेकिन तुम्हारी अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़े हैं। पता है तुम्हें, वो कह रहे हैं कि अब लौट के वापस नहीं आएंगे यहाँ। राधिका ने घबरा के कहा, सॉरी विनय, मैं अभी निकलती हूँ ऑफिस से, जल्दी आओ कहकर विनय ने फोन पटक दिया। एक पल के लिए डर के मारे राधिका की तो जैसे धड़कन ही रुक गई। अब घर जाके उसे क्या सुनना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, उसे भली भांति पता था। पिछले 6 सालों से वही तो करती आई थी वो। दरअसल राधिका एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने ऑफिस में टीम लीडर थी। बेटी अनु के जन्म के बाद जब दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने की बात आई तो सास ससुर गांव का अपना कारोबार समेटकर उनके पास रहने शहर आ गए। अनु को दादा दादी के पास छोड़ ऑफिस जाने में राधिका को काफी सुकून महसूस होता था। बेटी की खाने पीने की या सुरक्षा की चिंता उसे नहीं सताती थी। सास को आराम मिले इसलिए राधिका सारा काम समेट कर जाती थी और शाम को भी सारा काम वही करती थी। राधिका की सास को नौकर रखना पसंद नहीं था और राधिका ने उनकी बात रखने के लिए नौकर को हटा दिया था। फिर भी विनय हमेशा अपनी मम्मी पापा के ही गुण गाता और राधिका को सुनाते रहता कि उसके माँ पापा की वजह से ही घर और अनु दोनों अच्छे से संभल रहे हैं। राधिका आहत हो जाती पर कुछ न कहती। सास भले ही कुछ काम ना करती हो, पर बेटे से मीठी मीठी बातें करके धीरे धीरे उन्होंने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया। राधिका के सजाए घर में मीन मेख निकालकर सब अपने तरीके से रखा। यहाँ तक कि राधिका विनय के बेडरूम में भी कौन सी चीज कहाँ रखनी है उन्होंने ही डिसाइड किया। घर का सारा बजट अब ससुर जी संभालते। सब्जी, फल, राशन जो सब पहले राधिका लाती थी अब उन्हीं के हिसाब से आता। राधिका कभी कुछ लाए तो तुरंत उसे फिजूल खर्च कहने से न चूकते। छुट्टी के दिन तो घर में सबकी छुट्टी होती और राधिका के लिए डबल काम। वो अनु को वक्त ही नहीं दे पाती। इस वजह से अनु भी उसके पास नहीं आती और दादी भी उसे अपने रूम में ही बिठा के रखती ताकि कोई काम ना करना पड़े। एक बार अनु ने ऐतराज जताया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, ये कहकर कि मेरी ही नातिन से मुझे दूर कर रही है, इससे अच्छा हम गांव में ही चले जाते हैं। फिर संभालना तुम अपनी लड़की और घर को। विनय ने मां की साइड लेते हुए बच्ची का वास्ता देकर राधिका से माफी मंगवाई। विनय और राधिका जो कभी एक दूसरे के साथ खुश थे अब आए दिन झगड़ते रहते। विनय के दिमाग में ये बात बिठाने में उसके माँ बाप सफल हो गए थे कि उनके रहने से ही घर घर है, वरना राधिका से तो कुछ न संभलता। अब जरा सा भी कुछ उनके मर्जी के खिलाफ होता वे तुरंत गांव जाने की धमकी देते और उनके जाने के बाद अनु को कौन संभालेगा, इस डर से विनय राधिका से माफी मंगवाता। इससे सास की हिम्मत बढ़ गई और वह रोज विनय से राशि की झूठी शिकायतें करती। राधिका को हर बात को लेकर खरी खोटी सुनाती। राधिका को तो जैसे उसकी एक नौकरी के कारण उसका घर, पति, बेटी और उसका आत्मसम्मान सब कुछ छूटता नजर आ रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राधिका को उठने में थोड़ी देर हो गई तो वह सिर्फ खाना बना पाई। नाश्ता बनाने के लिए उसने सास से गुजारिश की और खुद भूखे पेट ही ऑफिस पहुंच गई। विनय के फोन कॉल से उसे सुबह की बात याद आ गई और ये भी एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख भी लग रही है। विशाल के कहे शब्द अभी तक राधिका के कानों में गूंज रहे थे। गुस्सा, डर, अपमान और ऊपर से भूख, इस सब से उसका सिर फटा जा रहा था।
बरबस ही उसकी नजर अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर से उसकी और विनय की प्यारी सी तस्वीर पर गई। उसे याद आया मैटरनिटी लीव के बाद दोबारा ऑफिस ज्वाइनिंग के पहले दिन विनय ने ही ये सेल्फी खींची थी और ऑलवेज बी द साइड ऑफ माई स्ट्रॉन्ग लेडी के क्शन से फेसबुक पर अपलोड भी कर दी थी। काम का ज्यादा प्रेशर न लेने की और वक्त पर खाने की प्यार भरी हिदायतें देकर उसे ऑफिस छोड़ने आया था। उस वक्त राधिका को लगा था जैसे दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की वही है, जिसके एक हाथ में उसका खुशहाल घर और दूसरे में कामयाब करियर है। लेकिन जिन हाथों को थामे वह खुशियां समेटना चाहती थी, विनय के उन हाथों की पकड़ अब उसे सहारा कम और चुभन ज्यादा लग रही थी। मेरी साइड में तो छोड़ो, तुम तो मेरे इर्द गिर्द भी नहीं, विनय सोचते हुए दिल की चुभन अनायास ही राधिका की आंखों में आंसू बन छलक गई। फिर से फोन की घंटी बजी तो उसे लगा जैसे इस फोन को नीचे ही पटक दूं। लेकिन स्क्रीन पर अपनी सबसे करीबी सहेली आशा का नाम फ्लैश होते देख अपने आप ही उसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई। पता नहीं इस झल्ली सी लड़की को हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं उदास हूँ, सोचते हुए उसने कॉल रिसीव की। अरे राधिका, किस प्लेनेट पे रहती हो यार? कितने दिन हो गए, ना कोई कॉल ना मैसेज। मुझे तो लगा तूने और विनय ने चांद पे अपना आशियाना बना लिया है। अरे ऊपर से कभी कभार हमें भी देख लिया करो ना। आशा की बहते झरने जैसी बातें और खनकती हंसी सुन राधिका को कुछ ठंडक तो मिली, पर अगले ही पल उदासी के बादल फिर घिर आए। धरती पर ही हो अभी और कुछ परेशान भी, उसने कहा। डोंट वरी डार्लिंग, मैं आ गई हूँ, अब कोई परेशानी नहीं। बोल क्या हुआ? आशु, पता है। और राधिका ने आज सुबह तक की सारी बातें आशा से कह डाली। और विनय भी मेरा साथ नहीं देता यार, कहते हुए राधिका की आवाज भारी हो गई। पुष्पा, आई हैड टीयर्स, आशा ने शरारती अंदाज में कहा तो राशि खिंच गई। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, चल बाय। अरे सुन तो, सॉरी बाबा, अब सीरियस बात करती हूँ। ऐसा है डियर की जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। आशा ने आमिर खान वाली टोन में कहा तो राधिका अपनी हंसी रोक नहीं पाई। ये नौटंकी छोड़, खैर मैं समझ रही हूँ तो क्या कहना चाह रही है, पर बस इस पर और काश मैं ही हम औरतें अपनी जिंदगी गवा देती है। आशा ने बात पूरी करते हुए कहा। देख राधिका, वो ससुराल है, तेरा कोई जेल नहीं, जहाँ तू डर डर के रहे। एडजस्ट करने और अन्याय सहने में फर्क होता है बेबी। तो राधिका ने कहा, हाँ यार, और इतना सब करके भी कोई खुश नहीं होता। मैं तो थक गई हूँ अब, है ना? तो राधिका, इट्स हाई टाइम नाउ, तेरे लिए तुझे ही आगे होना होगा, हिम्मत करके अपनी बात रखनी होगी। मानती हूँ विनय के साथ न होने से थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर सुन, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। ससुराल के कोर्ट में अपना केस खुद लड़ना पड़ता है। डियर विनय को अपना वकील बनाएगी तो इंसाफ का तो पता नहीं, पर एक चीज जरूर मिलेगी और वो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। दोनों सखियां एक साथ बोल के जोर से हंस पड़ी। लव यू आशु, आज कितने अरसे बाद ऐसे खुल के हंसी हूँ मैं, राशि ने सुकून भरी आवाज में कहा। और सही है तेरी बात, अपनी खुशी की जिम्मेदारी मुझे खुद ही उठानी होगी, ताकि आगे चल के अनु को भी ये सीख मिले। ये कहीं ना अब पते की बात तूने। चल फिर बाय एंड ऑल दी बेस्ट। अनु के कहते ही राधिका तुरंत बोल पड़ी, अरे ऑल दी बेस्ट नहीं, बोल जा सिमरन जा। और हंसते हुए उसने फोन रखा। राधिका के बदले अंदाज से बेखबर विनय फोन उठाते ही बोला, कहाँ तक पहुंची हो यार? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था, जल्दी आओ और खत्म करो ये मैटर, मुझे भी ऑफिस निकलना है।
विनय की बात सुन राधिका ने शांत स्वर में कहा, सॉरी विनय, पर मैं इस वक्त घर नहीं आ सकती। टीम के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। राधिका के इनकार की आदत न होने से विनय गुस्सा हो गया। क्या नहीं आ सकती मतलब? और यहाँ माँ पापा जाने की जिद पकड़े बैठे हैं, उनका क्या करूं? उन्हें जाने दो विनय, तुम ही कहते हो ना कि वे बड़े हैं और हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। राधिका बिना किसी हिचकिचाहट बोल पड़ी। बात खुद पर आते देख विनय एक पल को हड़बड़ाया, पर दूसरे ही पल उसने चिल्लाकर कहा, क्या जाने दूं? होश में तो हो। और अनु, उनके बिना उसे कैसे संभालोगी तुम? तुम नहीं विनय, हम। शायद तुम भूल रहे हो अनु, उतनी ही तुम्हारी भी जिम्मेदारी है जितनी मेरी। और अगर माँ पापा जाते हैं तो आज के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर ये जिम्मेदारी तुम निभाओ। कल से क्या करना है वो मैं देखूंगी। राधिका ने अपनी बात कायम रखी। गुस्से से आग बबूला हो उठे विनय ने अब अपने पति हक का बारहमस्त्र निकाला। बंद करो ये बकवास और चुपचाप घर आकर माफी मांग लो माँ से। इस तरह ऐन वक्त पर छुट्टी देने के लिए ऑफिस तुम्हारे बाप का नहीं है, पर आज हमारी रानी भी हर बार पलटाना जानती थी, तो मेरी कंपनी भी हमारे पापाजी नहीं चलाते मिस्टर विनय वर्मा, जो आप मुझे कभी भी घर बुला सको। हाँ, एक और बात, आइंदा से मुझसे उसी भाषा और टोन में बात कीजिएगा जैसे आप खुद सुनना पसंद करेंगे। इतना कहते हुए राधिका ने फोन काट दिया। किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कहीं से सुनी बात आज उसे फिर याद आई, पर विनय को दो टूक सुनाने वाली राधिका खुद अपने माँ के कामकाजी होने की वजह से दादी की गोद में बड़ी हुई थी। इसी वजह से एक बच्चे के जीवन में दादा दादी की अहमियत को वह बखूबी समझती थी। यही वजह थी कि वो आज तक चुप थी, और चाहे राधिका से कितना भी बैर क्यों न हो, पर अनु में तो सासू माँ की जान बसती थी। परियों की कहानी में रंग भरते भरते अपने तजुर्बे से शायद दुनिया के किसी किताब में से न सिखाई जाने वाली कई अच्छी बातें उन्होंने अनु को बचपन से सिखाई थी। नन्ही सी उम्र से अनु भी माँ के ऑफिस जाने बाद दादा दादी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती। इधर गुस्सा ठंडा होने पर विनय ने महसूस किया कि आज उसका सामना 4 साल पहले वाली उसी संयत और कॉन्फिडेंट राधिका से हुआ है, जिस पर उसे कभी गर्व हुआ करता था। राधिका को अपने कंट्रोल में रखने की माँ की जद्दोजहद को वो भी हर रोज देख रहा था, पर उन्हें कुछ कहने की बजाय राधिका पर जोर दिखाना उसे ज्यादा आसान लगता था। इसी कशमकश में वो भी बिना किसी से बात किए ऑफिस निकल गया। बेटे के बदले मिजाज देख राधिका के मनाने की इंतजार में बैठी सासू माँ को अपने सर से ताज हिलता नजर आ रहा था। एक योजना राधिका ने भी बनाई और अपने मैनेजर से बहुत गुजारिश कर अगले हफ्ते से 2 महीनों तक घर से काम करने की अनुमति मांग ली। शाम को घर पहुंची तो चारों ओर शांति फैली हुई थी। अनु खेलने गई थी और सास ससुर अपने कमरे में थे। उसने फ्रेश होकर सबके लिए चाय बनाई और साथ में पकौड़े भी। अपने पसंदीदा पकौड़े देख ससुर जी के चेहरे की रौनक तो लौट आई, पर सासू माँ भी अपने हथियार डाल दे तो ये भी कोई बात थी भला। उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, बहू, मैंने विनय से कह दिया है कि छुट्टी लेकर हमें गांव छोड़ आए। अब बहुत हो गया यहाँ रहना, हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अरे बस 1-2 हफ्ते के लिए। पकौड़ों के साथ साथ घर की शांति भी हाथ से छूटती देख ससुरजी ने बात संभालनी चाहिए, पर उनकी बात बीच में ही काटते हुए राधिका ने कहा, नहीं पापा जी, अब इस बुढ़ापे में आप लोगों को यहाँ जबरदस्ती रोक कर रखना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माफी की जगह यह अनपेक्षित बात सुन सासू माँ की भौहें तन गई। राधिका उनकी तरफ देख बोली, मम्मी जी, ये तो आपका बड़पन है कि आपने इतने साल सब संभाला, पर अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी कुछ जिम्मेदारियां बांटूं। आप निश्चिंत होकर जाइएगा,
क्योंकि मैंने आज ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। क्या? ससुर जी और पीछे से घर में प्रवेश करता विनय दोनों एक साथ बोल पड़े। सासू माँ भी इस अचानक हुए वार से सदमे में आ गई। हाँ विनय, इस समस्या का मुझे यही हल ठीक लगा। हाँ, 2 महीने का नोटिस पीरियड अभी काटना है, पर डोंट वरी, मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। माँ पापा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि अगले महीने अनु के चौथे जन्मदिन पर चाहे एक दिन के लिए ही सही पर आप आएंगे जरूर। चलो अनु बेटा, तैयारी करो। हम भी इस संडे पापा के साथ दादा दादी को छोड़ने जाएंगे। अपने पापा के साथ घर आती अनु तो घूमने जाने के नाम से उछल पड़ी, पर विनय के चेहरे का रंग उड़ गया और सासू माँ, उनको तो बस चक्कर आने ही बाकी रह गए। पर जंग में एक बार उठाया कदम वापस थोड़े ही लिया जा सकता है। ससुर जी समझ गए कि अब की बार किंग सच में करनी पड़ेगी। खैर, जो भी हो, गांव में सास ससुर से विदा लेते वक्त अनु और विनय के साथ साथ राधिका का भी दिल भर आया। घर वापस आकर सबसे पहले राधिका ने अपनी पुरानी नौकरानी को फिर से काम पर रख लिया और एक नए ढंग से जिंदगी की शुरुआत की। घर, ऑफिस, अनु, सब्जी, राशन, दूध वाला, पेपर वाला, सबके बीच तालमेल बिठाते बिठाते उसे अपने सास ससुर की कमी तो जरूर खलती, पर कुछ ही दिनों में बिल्कुल सुचारू गृहिणी के रूप में उसने घर की भागदौड़ फिर से संभाल ली। पर सारी चीजें अपने तरीके से रखते हुए भी सासू माँ ने की हुई ड्राइंग रूम की सजावट उससे बदलते न बनी। राधिका को अकेले सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज करते देख विनय की आंखों से भी अपने माँ पापा द्वारा बिछाया गया भ्रम का पर्दा हट गया। उधर सास ससुर का एक भी दिन अनु को बिना याद किए नहीं कटता। सासू माँ को फिर से किचन संभालने की नौबत आने पर आए दिन राधिका के बने बनाए खाने की और साथ में अपने द्वारा उसे कसे गए तानों की भी याद आ जाती, क्योंकि वैसे ही कटु शब्द अब उन्हें अपने पति से सुनने पड़ते। कुल मिलाकर उन्हें एहसास हो चला था कि अपनी बहू से ईर्ष्या कर उसे नीचा दिखाने की वजह अगर वे उसका सहारा बनती है, तभी बेटे की नजर में भी अपने प्रति आदर बनाए रख पाएंगी और साथ में हर रिश्ते की गरिमा भी। आज अपने चौथे जन्मदिन की पार्टी में दादी के गोद में बैठी अनु अपने नन्हे हाथों से उन्हें केक खिला रही थी कि तभी पहले ही बनाई योजना के अनुसार राधिका की दोस्त आशा ने सासू माँ के सामने कहा, अरे यार राधिका, तू इतनी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है, हमें तो पता ही नहीं था। वाह, मान गए भाई तेरी चॉइस को, कितने सलीके से रखी है तूने हर एक चीज, एकदम परफेक्ट। बाकी सहेलियों को भी आशा की हाँ में हाँ मिला दे। देख, राधिका ने सासू माँ के गले में प्यार से हाथ डालते हुए हंसकर कहा, अरे आशु, मैं और इंटीरियर डिजाइनिंग मजाक कर रही हूँ क्या? इस सारी सजावट की और तेरी तारीफ की भी हकदार तो हमारी मम्मी जी है, और वैसे भी बड़ों के मात्र होने भर से ही घर की सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं, है ना? राधिका के मुंह से ऐसी बातें सुन सासू माँ गदगद हो गई। अपनी बात का असर होते देख राधिका ने आगे कहा, और आशा, तू उस दिन सेविंग के बारे में कुछ कह रही थी ना? तो माना कि तूने फिनांस में MBA किया है, पर घर के बजट को संभालते हुए भी बचत कैसे की जाती है, इसकी ट्रेनिंग लेने कभी हमारे पापाजी के पास जरूर आना। बहू से अपनी तारीफ पाकर तो ससुर जी की छाती अभिमान से और चौड़ी हो गई। अपने माता पिता के आंखों की चमक देख विनय ने प्यार से कहा, पर हमें तो तुम्हारी सहेली से शिकायत है आशा। देखो ना, हम तीनों के होते हुए भी वह सिर्फ घर और अनु के लिए अपने अंदर की प्रतिभा को दबाना चाहती है। हाँ बहू, तू नौकरी से अपना इस्तीफा वापस ले ले, हम अब से यही रहेंगे, और वैसे भी तुझे घर के कामकाज सिखाने की मेरी ट्रेनिंग अभी अधूरी है। सासू माँ की बात सुन सारे अपनी हंसी रोक न पाए और जैसी आपकी मर्जी मम्मी जी कहते हुए राशि ने उनके पांव छू लिए। थक्स यार आशा, राधिका ने भरी आंखों से कहा,
तो अपने फिल्मी अंदाज में आशा बोल पड़ी, कोई बात नहीं डार्लिंग, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। दोस्तों, हमें भी राधिका की तरह अन्याय को सहना नहीं चाहिए, बल्कि बाहर आकर उसका सामना करना चाहिए।